मौलिक अधिकार का ही अध्ययन कर रहे थे। हाँ, मौलिक अधिकार का हमने अध्ययन शुरू किया था और हमने उसमें एक पार्ट बना लिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके वहां से देख सकते हैं। तो मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं कि हमने लास्ट कहां छोड़ा था और उसके आगे क्या है। लास्ट हमने सिर्फ इतना पढ़ लिया था कि भारत के जो संविधान में भाग 3 के अंदर मौलिक अधिकारों का वर्णन किया है और मौलिक अधिकार हमारे संवैधानिक तौर पर 7 मिले थे, बट आज हमारे पास सिर्फ 6 अधिकार रह गए। अब हम उसी को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अब हम मूल अधिकारों की विशेषताएं देखते हैं कि आखिरकार हमारे मूल अधिकारों में कौन कौन सी विशेषताएं। तो पहली, ये सीमित नहीं है, मतलब ये सीमित नहीं, कहने का मतलब कि आपको अधिकार दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ दे दिया गया, वो भी क्या है, सीमित है। ये अधिकार सीमित नहीं है लेकिन बाध्य योग्य है, मतलब अगर आपको अधिकार मिल भी गया और अगर आप अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हो और आपको कोई रोक रहा है तो उसमें कुछ हद तक सीमाएं तो है, पर वो बाध्य योग्य, अगर वो बाध्य योग्य सीमा तब तो ठीक है, नहीं तो आप पे कोई सीमाएं नहीं लगा सकता, हमारे अधिकारों पर कोई भी रोक टोक नहीं लगा सकता। राज्य उन पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। राज्य क्या कर सकता है, सरकारें क्या कर सकती है, युक्त प्रतिबंध लगा सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, उसको कोशिश कर सकते हैं कि उसमें थोड़ी कमी की जाए, बट कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। हालांकि ये कारण उचित है या नहीं इसका निर्णय अदालत करती है, अर्थात अगर राज्य कभी हमारे अधिकारों में कुछ सीमाएं लगा रही है तो ये बात का निर्णय करेगा कौन कि राज्य जो सीमाएं लगा रही है वो सही है या गलत है, तो उस बात का निर्धारण जो है वो न्यायालय करती है और न्यायालय ही ये सुनिश्चित करती है कि राज्य ने जो हमारे ऊपर नियंत्रण लगाए हैं वो सही हैं या नहीं। फिर हालांकि निर्णय उचित है या नहीं इसका निर्णय कौन करती है, अदालत। तो पहले हमने विषय से समझ में आई कि जो अधिकार है वो सीमित नहीं है, बस वो बाध्य योग्य है, ठीक है। उसी में एक बात लिखी थी कि राज्य रोक तो सकता है परंतु वो सही है रोकना या गलत है उस चीज का निर्णय न्यायालय करते हैं। दूसरी विशेषता की तरफ बढ़ते हैं, जब अधिकार राज्य कार्रवाई के खिलाफ हो, मतलब अगर राज्य कोई काम कर रहा है, सरकारें कोई काम कर रही है और आपका अधिकार हनन हो रहा है, उससे आपके अधिकारों को छीनने की कोशिश की जा रही है, तब क्या करेंगे, जब अधिकार राज्य कार्रवाई के खिलाफ हो और किसी व्यक्ति द्वारा इसका उल्लंघन हो रहा हो तो वे संवैधानिक उपाय नहीं बल्कि व्यक्तिगत प्रतिकार होगा। कहने का अर्थ क्या है कि अगर मान लो कि राज्य की कार्रवाई के खिलाफ, मतलब हम राज्य के खिलाफ जा रहे हो और किसी व्यक्ति द्वारा इसका उल्लंघन हो रहा हो और कोई व्यक्ति आपके उस अधिकार को रोकने की कोशिश कर रहा हो तो ये संवैधानिक उपाय नहीं होगा, ये संविधान के अनुसार आपका उपाय नहीं होगा। आप एक व्यक्तिगत प्रतिकार कर सकते हो कि भाई मेरे अधिकार का अबोलिश हो रहा है, मेरे अधिकार का हनन हो रहा है, तो आप जाके सीधा कोर्ट में जा सकते हो। तीसरा, ये न्यायोचित है, मतलब अगर आपके किसी भी अधिकार का हनन हो रहा है तो आप न्यायालय की शरण में जा सकते हैं, आप न्यायालय से अपनी बात कर सकते हैं और वह जो न्यायालय है आपकी उस शिकायतों को सुनेगा और आपके अधिकारों को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। यह व्यक्तियों को अदालत जाने की अनुमति देता है जब भी उसका उल्लंघन होता है। बात वही होगी। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल की सक्रियता के दौरान, मतलब जब देश में आपातकाल लगा हो, जब देश के अंदर प्रशासनिक ढांचा सब कुछ केंद्र के हाथ में चला गया, मतलब पूरे देश का नियंत्रण केंद्र सरकार के हाथ में, तब क्या होगा, सक्रियता के दौरान उन्हें निलंबित किया जा सकता है। मतलब जब देश में आपातकाल लगा हो तब सरकारें कुछ हद तक हमारे मौलिक अधिकारों को छीन सकती हैं। अनुच्छेद 19 में उल्लेखित 6 मूल अधिकारों को तब स्थगित किया जा सकता है जब युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो। मतलब हमारे आर्टिकल 19 जब हम पढ़ेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे, तब उसका पूरा जिक्र करेंगे कि आर्टिकल 19 में जो हमारे 6 मूल अधिकार दिए गए हैं उसको एक ऐसे समय पर समाप्त किया जा सकता है जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, राष्ट्रीय आपातकाल का अर्थ क्या है कि पूरे देश के अंदर आपातकाल लगा दिया गया, पूरे देश का ही ढांचा बिल्कुल क्या केंद्र के हाथ में जा चुका है। उस समय सरकारें क्या कर सकती है, आपसे आपका अधिकार आर्टिकल 19 के अंदर जो 6 अधिकार लिखे हुए हैं वो आपसे छीने जा सकते हैं। इसे
क्षीण आपातकालीन घोषणा की गई हो, इसे सशस्त्र विद्रोह के आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता। मतलब अगर देश में कभी कहीं पर मान लो कि कुछ लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हो हथियारों के तहत, तो आप उनसे क्या कर सकते हो, उनके विरोध प्रदर्शन को रोक तो सकते हो, परंतु उनसे ये कह दो कि उनसे वो अधिकार ही छीन लेंगे, आर्टिकल 19 ही छीन लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक, अब अगर हम अगले बिंदु की तरफ बढ़े, अगली विशेषता की तरफ बढ़े, ऐसे इलाकों में इनका क्रियान्वयन रोका जा सकता है जहां फौजी कानून प्रभावी, मतलब आपने कभी कहीं अगर आप जाते तो आपने कैंट एरिया सुना होगा, आपने दिल्ली कैंट के बारे में सुना होगा। दिल्ली एक छावनी है, जहां मतलब दिल्ली जो कैंट है वो एक छावनी है जहां पर मिलिट्री के लोग, फौज के लोग रहते हैं। वहां पे आपको कुछ हद तक कुछ अधिकारों का प्रयोग करने से सीमाएं लगा सकता है। ये राज्य की सुरक्षा के ही लिए होता है, ये आपके अधिकारों को हनन करने के लिए नहीं होता। तो देखो ऐसे इलाकों में भी इनका क्रियान्वयन रोका जा सकता है जहां फौजी कानून प्रभावी हो। फौजी कानून का मतलब सैन्य शासन से, मतलब जहां पे फौजी लोग ज्यादा रहते हैं, कैंट एरिया जहां पर होता है। फौजी सेना शासन से है जो असामान्य परिस्थितियों में लगाया जाता है, अनुच्छेद 34 के अंतर्गत। यह राष्ट्रीय आपातकाल से बिल्कुल भिन्न है। मान लो कि इसे धारा 144 लगा दी तो कुछ समय तक वहां पे पुलिस रहेंगे, तब तक आपके कुछ अधिकारों को रोका जाएगा, और जैसे धारा 144 खत्म हो जाएगी आपके सारे अधिकारों को आपको वापस दे दिया जाएगा। पर जब धारा 144 की लगी हुई होती तब भी आपको कुछ अधिकार तो होते ही, आपसे सारे अधिकार छीन नहीं लिए जाते। इस तरीके से हमने मूल अधिकार की सारी विशेषताओं का अध्ययन किया है। अब इसके बाद मूल अधिकारों में और क्या है और क्या नहीं है, हम उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला टॉपिक इसके बाद क्या है। अब हम बढ़ते हैं कुछ अनुच्छेदों की तरफ। जैसा कि हमने ये बात कर ली थी कि जो हमारे अधिकार हैं वह 12 से लेके 35 तक है, ठीक है। तो अब हम अनुच्छेद 12 को पढ़ते हैं और अनुच्छेद 13 को आज देखेंगे कि यह दोनों जो अनुच्छेद हैं उनके अंदर क्या है। पहले अनुच्छेद 12 देखते हैं। अनुच्छेद 12 के अंदर राज्य की परिभाषा लिखी है। किसकी परिभाषा? राज्य की परिभाषा। तो क्या है राज्य की परिभाषा? मूल अधिकारों से संबंधित विभिन्न उपबंधों में राज्य शब्द का प्रयोग किया गया। हर जगह कि राज्य आप पे प्रतिबंध लगा सकता है, राज्य आप पे प्रतिबंध नहीं लगा सकता, राज्य का ये दायित्व होगा, राज्य का ये कार्य होगा, राज्य का ये कर्तव्य होगा। तो राज्य कौन होगा, राज्य की व्याख्या क्या होगी, वो अनुच्छेद 12 में लिखा है। क्लियर? मूल अधिकारों से संबंधित विभिन्न उपबंधों में राज्य शब्द का प्रयोग किया गया। इस तरह इसे अनुच्छेद 12 भाग 3 के उद्देश्य के तहत परिभाषित किया गया। मतलब अनुच्छेद 12 में राज्य की व्याख्या करी गई है, और वो भी किसके भाग के संदर्भ में? भाग 3 के संदर्भ में राज्य की व्याख्या की गई है। और भाग 3 कौन सा? आपको पता ही है कि भाग 3 तो मौलिक अधिकारों का है। ठीक, अब देखते हैं कि क्या है। कार्यकारी एवं विधायी अंगों को संघीय सरकार में क्रियान्वित करने वाली सरकार और भारत की संसद। लिख रहा है कार्यकारी और विधायी। कार्यकारी मतलब कार्यपालिका, विधायी मतलब विधायिका। अंगों को संघीय सरकार में क्रियान्वित, मतलब ये दोनों जो अंग हैं जब मिलकर देश में कार्य करते हैं, विधायिका और कार्यपालिका जब दोनों मिलकर देश में कार्य करते हैं, तो सरकार और भारत की संसद, मतलब ये सारे मिलकर जब कार्य करते हैं, हमारी कार्यकारी, हमारी विधायिका, हमारी संघीय सरकार, हमारी सरकारें, ये सारे के सारे जो तत्व आपके सामने लिखे, ये सब सरकार के तत्व जो हैं वो राज्य को ही कहते हैं। मतलब ये सब राज्य हैं। मतलब भारत की सरकार, संघीय सरकार, विधायी अंग, कार्यपालिका, ये सभी क्या है? राज्य के ही अंदर के एक अंग हैं। ठीक है, अगर आपको कहीं मिले मौलिक अधिकार में कि सरकार आप पे प्रतिबंध लगा सकती है, तो वो राज्य की बात कर रहा है। अगर मिले कि संघीय सरकार आप पे प्रतिबंध लगा सकती है, तो वो राज्य की बात कर रहा है। क्लियर? तो मतलब राज्य के अंदर किन किन तत्वों को, किन किन अंगों को शामिल किया जाता है, वो ये है। आगे, राज्य सरकार के विधायी अंगों को प्रभावी बनाने वाली सरकार और राज्य विधानमंडल। देखो राज्य के अंदर और क्या शामिल होता है? सरकार के विधायी अंगों को प्रभावी बनाने वाली सरकार
और राज्य का विधान मंडल, ये भी राज्य के अंदर ही शामिल होते हैं। मतलब राज्य की सरकारें और राज्य के जो विधान मंडल हैं वो भी राज्य के ही एक रूप होते हैं। ठीक है, संघीय स्तर पे हमारे संसद, हमारी केंद्र सरकार, हमारी संघीय सरकार राज्यों के अंदर शामिल होती है, वही राज्य स्तरों पे राज्य की सरकार है और राज्य का विधानमंडल भी राज्य के अंदर ही शामिल होता है। ठीक है, सभी स्थानीय निकाय अर्थात नगर पालिका, पंचायत, जिला, बोर्ड, न्यासी सब भी राज्य होते हैं। क्लियर, मतलब कहने का अगर मैं आपको शॉर्ट बताऊं, देश के अंदर जितने भी प्रशासन का नियंत्रण करने वाले अंग हैं वे सारे अंगों को ही हम राज्य की व्याख्या करते हैं। चाहे वो संघ सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो स्थानीय सरकार हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो विधायिका हो, ये सारे क्या है, देश के प्रशासन को चलाने वाले हैं। तो इन सभी को राज्य के अंदर शामिल किया जाता है। ठीक है, और इनकी व्याख्या कहां की गई है, अनुच्छेद 12 के तहत की गई है। ठीक है, आगे इस तरह राज्य को विस्तृत रूप से परिभाषित किया गया। इसमें शामिल इकाइयों के कार्यों को अदालत में तब चुनौती दी जा सकती है जब मूल अधिकारों का हनन हो रहा। वही बात कि सरकारें कोई भी कार्य कर तो सकती हैं, और सरकारों में अर्थात राज्य शब्द जो है, राज्य कोई भी कार्य कर सकता है। और राज्य का मैंने आपको अर्थ बताया, संघीय सरकार, राज्य सरकारें, विधान और पंचायती, स्थानीय, सब जितने भी प्रशासन के वो सब राज्य। अगर राज्य कोई भी कार्य कर रहा है और अगर आपका कोई अधिकार हनन हो रहा है तो आप अपने अधिकारों की सुरक्षा कर सकते हो और राज्य को चुनौती दे सकते हो। कहां, उच्चतम न्यायालय के अनुसार किसी भी उस निजी इकाई या एजेंसी को जो बतौर राज्य की संस्था काम कर रही हो वह अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के अर्थ में आती है। मतलब ऐसी कोई संस्था जो सरकार के साथ मिलकर कार्य कर रही हो उसको भी हम सरकार के अंग के अंदर ही शामिल करते हैं, अर्थात राज्य का एक अंग मानते हैं। लास्ट में बता रहा हूं कि अनुच्छेद क्या है, देश के अंदर प्रशासन को चलाने की जितने भी इकाइयां हैं वे सारे ही लोग अगर एक साथ आ जाए, वो सारी प्रशासन की इकाइयां एक साथ जोड़ दी जाएं तो वे सारी प्रशासन की इकाइयों को ही राज्य कहा जाता है। तो अगर कभी भी अब आपको ये लिखा मिले कि राज्य किसी पर प्रतिबंध लगा रहा है, राज्य आपको रोक रहा है, राज्य क्या कर रहा है, किसी प्रकार का सुधार कर रहा है, तो राज्य का अर्थ क्या है, देश के अंदर कोई प्रशासनिक इकाई जो देश में कार्य कर रही है। इस तरीके से हमने अनुच्छेद 12 के अंदर राज्य की परिभाषा पढ़ी है। अब हम अगला जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 13, उसकी व्याख्या करेंगे कि अनुच्छेद 13 के अंदर क्या लिखा गया है। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हम अनुच्छेद 13 की तरफ बढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 13 का टॉपिक क्या है, मूल अधिकारों से असंगत विधियां। मतलब मूल अधिकारों के अंदर भी अगर कुछ ऐसी चीजें जो असंगत थी वो क्या है और हमने उसको कैसे सुधार दिया। तो देखते हैं, अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी। मतलब अनुच्छेद 13 इस बात की पूर्ण व्याख्या कर देता है कि अगर हमारे संविधान के अंदर से मूल अधिकारों को कोई भी कम करेगा, अल्पीकरण का यहाँ पे अर्थ है किसी को कम करना। अगर हमारे संविधान के अंदर वर्णित जो मूल अधिकार हैं उन मूल अधिकारों को कोई कम करने की कोशिश करेगा तो वो सारी जो विधियां होंगी, वो सारे जो तरीके होंगे वो खारिज माने जाएंगे, वो शून्य माने जाएंगे। मतलब कोई भी किसी भी तरीके से हमारे अधिकारों को कम नहीं कर सकता। यह शक्ति उच्चतम न्यायालय, अर्थात अगर हमारे किसी भी अधिकार को कम करने की कोशिश की जाएगी तो उच्चतम न्यायालय भी सुरक्षा करेगा अनुच्छेद 32 के तहत, और उच्च न्यायालय भी सुरक्षा करेगा अनुच्छेद 226 के तहत। ध्यान देने वाली बात यह है यहाँ पे कि आपके किसी भी अधिकार का हनन हो रहा हो तो उच्च न्यायालय में भी आप जा सकते हो, सर्वोच्च न्यायालय में भी आप जा सकते हो। सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत। 226 को प्राप्त है जो किसी विधि के मूल अधिकारों का उल्लंघन होने के आधार पर गैर संवैधानिक या अवैध घोषित कर सकते हैं। मतलब उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के पास ये अधिकार है कि अगर व्यक्ति के किसी भी अधिकार को कोई भी हनन कर रहा होगा तो सर्वोच्च या उच्च न्यायालय उस विधि को, उस कानून को, उस तरीके को ही असंगत ठहराएगी, उसको रोक देगी।
अनुच्छेद 13 के अनुसार विधि, विधि का अर्थ क्या? विधि होता है वैसे तो कानून, नियम, पर अर्थ क्या है? संवैधानिक नजरिए में विधि शब्द को निम्नलिखित में शामिल कर व्यापक रूप दिया गया है। पहला, स्थायी विधियां, मतलब स्थायी कानून जो हमेशा से बने, संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित, अर्थात ऐसे कोई कानून जो संसद के द्वारा पारित हो या फिर राज्यों के द्वारा पारित हो, उन्हें हम विधियां कहते हैं। फिर अस्थायी विधियां जो कुछ समय के लिए बनाई जाती है, जैसे राज्यपाल या राष्ट्रपतियों के द्वारा जारी किए गए अध्यादेश। मतलब ये जो पॉइंट है ना, वो इस बात को स्पष्ट करते हैं कि विधियों में क्या क्या शामिल होगा। पहला है स्थायी विधियां जो हमेशा से कानून बने हुए वो, या राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें जो कानून बनाती हैं वो। फिर अस्थायी विधियां, अस्थायी कानून जो कुछ समय के लिए होते हैं, जो राज्यपाल या राष्ट्रपति के द्वारा बनाए जाते हैं, कैसे? अध्यादेश के जरिए बनाए जाते हैं। अब नोट देखो, ना केवल विधान बल्कि उपरोक्त में से किसी को अदालत में मूल अधिकार के हनन पर चुनौती दी जा सकती है, अवैध घोषित किया जा सकता है। मतलब अगर मान लो कोई भी, चाहे वो केंद्र की सरकारें हो या राज्य की सरकारें हो, अगर वो कोई विधि बना रही है और वो विधि हमारे किसी भी अधिकार का हनन कर रही होगी, तो न्यायालय उस विधि को असंगत ठहरा देगी, चाहे वो स्थायी विधियां ही क्यों ना। या फिर मान लो कि कोई अस्थायी विधि है, अर्थात राज्यपाल या राष्ट्रपति कोई नियम बना रहे हैं अध्यादेश के जरिए, तो अगर वो नियम भी हमारे किसी भी मौलिक अधिकार को हनन करेंगे तो न्यायालय उस नियम को भी खारिज कर देंगे। मतलब इस बात से यह साबित हो जाता है, ना ही कोई स्थायी विधियां, अर्थात ना ही कोई स्थायी कानून, ना ही कोई अस्थायी कानून हमारे किसी भी मौलिक अधिकार का हनन नहीं कर सकते। अगर हमारे किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय बिल्कुल सामने खड़े होकर उसकी सुरक्षा करते हैं। अगला कुछ एक और नोट है, इस तरह अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि संवैधानिक संशोधन, ये हम आपको आर्टिकल 31 का जब हम अध्ययन करेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि ये बात कैसे। इस तरह अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि संवैधानिक संशोधन कोई विधि नहीं है, मतलब संविधान में संशोधन कर देना, संविधान में सुधार कर देना कोई विधि नहीं है, कोई नियम नहीं है, इसलिए उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। मतलब ऐसा था कि 1973 से पहले ये बात कही गई थी कि न्यायालय किसी कानून पर, मतलब ये जो है ना विधियां, ये स्थायी विधियां, अस्थायी विधियां, पहले 1973 से पहले ये बात कही जाती थी कि अगर कोई विधि बनी हुई है संसद या राज्य विधानमंडलों के द्वारा, राज्यपाल या राष्ट्रपतियों के द्वारा, तो न्यायालय उन नियमों को तो रोक सकती है, ठीक है। मतलब अगर सरकारें या राष्ट्रपति या राज्यपाल कोई नियम बनाती है जिससे मौलिक अधिकार हनन होता है तो न्यायालय उसको रोक सकती है, ठीक है। बट अगर सरकारें बने बनाए नियम में संशोधन कर दे, तो पहले ये बात लिखी थी कि अगर बने बनाए किसी नियम में अगर संशोधन कर दिया जाएगा तो न्यायालय उसमें कोई भी रोक टोक नहीं कर सकता, चाहे सरकारें उससे किसी के अधिकारों का ही हनन क्यों ना कर ले। तो इसमें भी सुधार हुआ। देखो, अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि संवैधानिक संशोधन कोई विधि नहीं है, इसलिए उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। यद्यपि उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती, बहुत फेमस केस है, बहुत डीप पढ़ेंगे, और जो बात मैंने अभी आपको बताई ना कि पहले सिर्फ नियम के तहत ही आपके अधिकार का अगर हनन होगा तो ही आपको बचाया जा सकता था, अगर संशोधन के तहत होगा तो आपको बचाया नहीं जा सकता था। तो ये बातें जो हैं वो केशवानंद भारती में बिल्कुल साफ हो गई थी। कैसे? केशवानंद भारती ने कहा कि मूल अधिकारों के हनन पर संवैधानिक संशोधनों को चुनौती दी जा सकती है। अर्थात अगर आप संशोधन भी कर दो संविधान के अंदर, और संशोधन के जरिए भी अगर आप किसी के अधिकारों का हनन करना चाहते हो, तो जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो उच्च न्यायालय, तो भी संशोधन हो जाने के बाद भी तो भी अपनी पूर्ण भूमिका निभाएंगे और व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षित रखने का प्रयास करेंगे। जबकि केशवानंद भारती से पहले विधि की व्याख्या सिर्फ इतनी सी की गई थी कि सरकारें अगर कोई विधि ऐसी बनाए जिससे किसी के अधिकार का हनन होगा तो सर्वोच्च न्यायालय उस विधि को असंगत ठहरा देंगे। अर्थात अगर कोई संशोधन कर देती है सरकार तो न्यायालय कुछ नहीं कर पाती। बट 1973 के बाद ऐसा हुआ कि सरकारें अगर कोई विधि भी बनाए तो भी, और अगर सरकारें किसी बने बनाए कानून में संशोधन भी कर दे तो भी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय अगर उनसे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा होगा तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय उस कानून को, उस संशोधन को ही खारिज कर देगी और उसको पूर्ण तरीके से रोक देंगे। इस तरीके से हमने
आज अनुच्छेद 12 को पूर्ण समझा और अनुच्छेद 13 को बहुत ही क्लियर तरीके से समझा। इतना तो ब्रीफ शायद ही आपको कोई बताए जितना ब्रीफ मैंने आपको आज बताया। तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हमें मौलिक अधिकारों में 12 पढ़ना अनुच्छेद और 13 पढ़ना जरूरी क्यों है। और अक्सर हम इन दोनों को पढ़ते नहीं हैं, बट हमने पढ़ा है, हमें समझ में आया है कि हम कैसे कैसे इसको समझ सकते हैं, और आगे जब आप पढ़ोगे चीजें तो आपको और भी ज्यादा क्लियर होंगे। तो इस तरीके से हमारी आज का जो सेशन था, आज की जो वीडियो क्लास थी, वो क्या होगी है, ओवर होगी है। तो इसी के साथ टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मौलिक अधिकारों के साथ।